101 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे होंगे। देखिए क्या कह रखा है। फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनता है? तो ये व्यक्ति बदरुद्दीन तैयब जी साहब हैं। 1887 में इनका तीसरा आपको एनुअल सेशन होता है। 85 पहला, 86 दूसरा, फिर 87 तीसरा, मद्रास में। और वहां पर बदरुद्दीन तैयब जी साहब को क्या किया जाता है? प्रेसिडेंट चुना जाता है। 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, इसको नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन से थे? पहला तो ये भी पूछा जाता है कि कितने सदस्यीय ये आपको कमीशन था। 3 सदस्यीय था। तीनों लोगों का नाम आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। हावेवर अगर तीनों में भी किस व्यक्ति ने लीड किया है तो भारत के राज्य सचिव थे सर पैट्रिक लॉरेंस साहब। कामागाटा मारू क्या था? वेदर इट वाज अ सैन्य इकाई, एक बंदरगाह, एक जहाज का नाम या एक औद्योगिक टाउनशिप। 1914 में एक जहाज था, ये आंसर आपका सी होगा। 1914 में एक जहाज को किराए पर लिया गया और उसको कनाडा वैंकूवर की यात्रा के लिए भेजा गया। और मकसद ये था कि वहां जाकर के लोगों को समझ में आए, वहां जाकर के जब फ्री सिटीजन्स के कॉन्सेप्ट को इंडियंस देखेंगे तो उसी भावना से ओतप्रोत होकर के आप इंडिया में भी आएंगे और वैसे ही सिटीजनशिप राइट्स के लिए आप डिमांड कर रहे होंगे, राइट। हाउएवर ब्रिटिश दबाव में कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसने कभी अलाउ नहीं किया कि आप मेरे यहाँ मत इस पोर्ट पे इस जहाज को मत उतरने दो। और तब इन सारे लोगों को वापस कलकत्ता पोर्ट पर आना पड़ा, जहां बहुत लोगों के ऊपर की गिरफ्तारी की गई है। तो कामागाटा मारू क्या था? तो एक ये जहाज का नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया है? तो लाहौर अधिवेशन है। किस नदी के किनारे लाहौर बसा हुआ है? ये भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है। तो ये राबी नदी के किनारे आपको बसा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरी क्राइसिस तो हम लोगों ने देखा ही कि त्रिपुरी में कौन सा सत्र हो रखा है, जहां से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब है उनको जीतने के बाद भी पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। गदर पार्टी से संबंधित इनमें से कौन नहीं था? कभी कभी ये भी क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखना होता है। पता चला कि आपने आधा क्वेश्चन ही पढ़ा कि गदर पार्टी से संबंधित कौन था। लाला हरदयाल का नाम सबको पता होता है ऑलमोस्ट गदर पार्टी के रेफरेंस में, आप इसी को सही मान गए, ठीक है ना। हाउएवर यहाँ लिख रखा है कौन इनमें से नहीं था। मोहम्मद बरकतुल्ला साहब भी इससे संबंधित थे, सोहन सिंह भाकना भी थे। बाबा गुरदीत सिंह जो है सो की गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। उसके अगले में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? अब बक्सर की लड़ाई में जाफर तो नहीं लड़ा था, राइट। लड़ने वाला कौन था? दामाद था इसका मीर कासिम। मीर जाफर तो वैसे भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एक गाली की तरह से लिया जाता है, राइट। अपने घर के लोगों को बिट्रे करने वाले के लिए जयचंद या आपको मीर जाफर जैसे आपको नाम इस्तेमाल में लाए जाते हैं। वांडी वॉस जो कि 1760 की कहानी है, जो 3 कर्नाटिक वॉर्स थे उनमें सबसे निर्णायक यही था। और ये आपका सही सुमेलित है। ये फ्रांस बनाम इंग्लैंड हुआ था या फ्रांसीसी बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि वो अंतिम निर्णायक युद्ध कौन था जिसके बाद इंडिया से जो फ्रेंच पावर है उसका बोरिया बिस्तर छिन गया, तो वो यही वांडीवास का युद्ध है। निम्नलिखित में से कौन पहला यूरोपीय था जिसने प्रदेशों को प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय राजकुमारों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की? ये डुप्ले ने इस पॉलिसी को सर्च किया कि हम इंटरफेयर करेंगे जो भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके इंटरनल मैटर्स में, और उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़वाएंगे। डिवाइड एंड रूल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था जो कि वांडीवॉस के इसी युद्ध के बाद, चूंकि फ्रेंच इंडिया में रह ही नहीं गए पावरफुल, तो इसी व्यक्ति की पॉलिसी को अंग्रेज क्या करते हैं, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करते हैं, वेलेजली वगैरह। और फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डुप्ले, जो कि आपको क्या था, ये एक फ्रेंच था। 4 आपको रिवोल्ट्स के नाम दिए गए हैं और किस प्रदेश से संबंधित हैं उनको देखेंगे। मोपला आपको केरल से संबंधित है, 1921 के आसपास का ये है। पाबना बंगाल से संबंधित है। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से संबंधित है, अभी का तो प्रेजेंट टाइम पे झारखंड है।
1895 से लेकर के 1900 तक ये मूवमेंट चला है, जिसमें बिरसा मुंडा के कोई सहयोगी थे, गया मुंडा वगैरह, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली कंट्रीब्यूट किया है। हाउएवर झारखंड नहीं लिख करके बिहार लिख रखा है, क्योंकि उस समय यूनाइटेड आपको बिहार रहा होगा बिफोर 15th of November 2000, राइट। तो ये तीनों चीजें मिल गई, और एक का आंदोलन आपको अवध प्रांत में फैला था, उस हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे तो 1, 3 और फिर 4 करके ढूंढेंगे, 1, 3 और 4, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके अगले में देखेंगे, अफगानिस्तान के प्रति उत्साही फॉरवर्ड नीति, द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज, कौन सा वो व्यक्ति है जो अफगानिस्तान को कॉन्कर करने को लेकर के बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक था, बिकॉज अफगानिस्तान को वो लोग देखते थे, अंग्रेज देखते थे एक बफर स्टेट के तौर पर, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि अफगानिस्तान को कॉन्कर करना इज सो वाइटल, आपको उसके लिए चाहे आपको मिलिट्री माइट दिखानी पड़े या डिप्लोमेटिक तरीके इस्तेमाल में लाने पड़े, इस चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न जो एक अंग्रेज था जिसने बहुत ज्यादा स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी दिखाई है, वो लिट्टन था। उसके अगले में देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये ईयर आपको अरेंज करना है। तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होती हैं, एक दो से भी हम कोरिलेट कर जाते हैं। जैसे लास्ट किसी एक टेस्ट में हम आपको बता रखे थे कि 4 अगर मैसूर अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुए हैं, इसमें से 1.5 लड़ा है आपको कौन, तो हैदर अली, और 2.5 उनके बेटे ने लड़ रखा है, राइट। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कालखंड 80 से 84 है, इसको 80 में कोरिलेट कर देंगे, ठीक है। उसके अतिरिक्त प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध आप लोगों को 1824 ऐसे ही एक में हम बता रखे हैं, तो इसको एक बार कोरिलेट कर लेंगे। अब देखिए कि कभी आपने कभी टेस्ट का डिस्कशन सुन रखा हो या किसी एक किताब में 1-2 इंफॉर्मेशन को पढ़ रखा हो, तो क्या इन 2 इंफॉर्मेशन के आधार पर कुछ आप आंसर पा सकते हैं क्या? सी का आंसर आपको 1 ढूंढना है, जो 2 जगह पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके अतिरिक्त बी का आंसर आपको 4 देखना है, वो आपको एक जगह मिल रहा है। दैट मीन्स कि फिर आप इसको 1775 वाले को आंग्ल मराठा युद्ध से कोरिलेट कर देंगे और 1838 वाले को प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध से कोरिलेट कर देंगे। इस क्वेश्चन को एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव के साथ, और फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू बताने का मेरा मकसद यही था कि कभी भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में नर्वस नहीं होना है। हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन है जिसमें मैच द फॉलोइंग है, उसमें एक इंफॉर्मेशन के सहारे भी आप कई बार सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, या 2 के सहारे भी पहुंच सकते हैं, या लेट से कोई स्टेटमेंट ही दे रखा है, उससे संबंधित संपूर्ण नॉलेज हमको नहीं है, आधी अधूरी चीजें पता है, वो भी कई बार इफेक्टिवली एलिमिनेट कर देती हैं चीजों को, ठीक है। यहां ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा एलिमिनेशन टेक्निक आप इस्तेमाल में लाएंगे ना, तो 10 क्वेश्चन में आपके 4 या 5 सही होंगे, 5 गलत होने का रिस्क भी आप ही को लेना हो। चार्टर अधिनियम 1813 में किस चीज की बात की गई है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। विनियमन अधिनियम, हो सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कहीं पे पूरा ऐसा 1773 ना लिखा हो, इस किस ईयर का है रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1773 का है, हो सकता है कहीं पर केवल इतना ही लिख रखा हो विनियमन अधिनियम, तो उसको अपने को समझना है कि वो रेगुलेटिंग एक्ट की कहानी है। और रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ ऐसा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने प्रॉमिस किया था कि अगर भारतीय मार्केट की आप हमको मोनोपोली देंगे तो 4 लाख पाउंड एनुअली हम ब्रिटिश क्राउन को दे रहे होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ दैट, उसके ठीक विपरीत जाकर के कंपनी ही 10 लाख पाउंड का एक लोन मांगती है, तब ब्रिटिश क्राउन कहता है कि दिखाओ कि तुम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रशासन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तो ए को फिर आपको किसके साथ कोरिलेट कर देना है, 2 के साथ करना है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि ए में 2 कहां कहां दे रखा है, बी और डी को आप एलिमिनेट कर देंगे। रेगुलेटिंग एक्ट में बी वाले में देखेंगे कहां पर आपको 4 दे रखा है, तो ये केवल आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आप ए को ऑप्ट करेंगे। और
संपूर्णता से देखेंगे तो 1858 का जो एक्ट था उसमें क्या हुआ है कि अब ब्रिटिश क्राउन को लग गया है कि इंडिया जैसा इंपॉर्टेंट कॉलोनी हमारे हाथ से नहीं निकले, इसलिए अब आप क्या करो, सारा का सारा ट्रांसफर ऑफ पावर कर दो किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। तो आंसर इसका ए होगा। स्थायी बंदोबस्त 1793 के तहत जमींदारों को किसानों को पट्टे जारी करने की आवश्यकता होती थी, जो कई जमींदारों द्वारा जारी नहीं किए गए थे। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन यही है कि जमींदारों पर कोई आधिकारिक अपरोध नहीं था, वो डायरेक्टली कोई बहुत कंट्रोल में नहीं थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि कई बार फरमान देने के बाद भी जमींदारों ने क्या किया कि एक्चुअल में किसानों को कोई भी पट्टा वगैरह नहीं जारी किया। इसको लेकर के आगे चल करके एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी ब्रिटिशर्स को बनानी पड़ी है, बिकॉज अगर आप पट्टे ही नहीं देंगे तो कोई किसान बहुत लंबे कालखंड तक वहां खेती नहीं करेगा, और खेती नहीं करेगा तो उसके कारण जो लैंड रिवेन्यू है उसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस होगा। 1854 का कोई वुड्स डिस्पैच है, उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो यही था कि अंग्रेजी माध्यम का उपयोग करेंगे और लोगों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देंगे। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम के थ्रू ही हम क्या करेंगे, लोगों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देंगे, बिकॉज हमारा जो भी कॉमर्शियल पर्पस है वो सब हमारा बिजनेस जो है अंग्रेजी में होता है। तो हमको क्या करना है, अपने लिए मीडियोकर टाइप के क्या करने हैं, क्लर्क्स तैयार करने हैं, और दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि अंग्रेजी माध्यम में ही हम आपको सारी चीजें बता रहे होंगे। अब 114 नंबर क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखेंगे। 114 नंबर में आपको फिर से बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें सही हैं। तो तृतीय मैसूर युद्ध देखिए इसी कालखंड में हुआ है, 1790 से 92 के मध्य हुआ है। ठीक है ना, लड़ने वाले कौन हैं? तो टीपू सुल्तान है। और वहीं अगर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में भी देखेंगे तो ये इसी कालखंड का है। दो बाकी चीजें गलत हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा कि 1775 ऑनवर्ड्स लड़ाई शुरू हुई है मराठों के साथ। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 और 3 आपका इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी एलिमिनेशन लगाइए। अगर लेट से पिछले क्वेश्चन में हमको पता था कि 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है, तो 3 हम लोग आंसर में ढूंढने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स ए और सी को क्या करेंगे, कंप्लीटली वॉश आउट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब इन दोनों में से एक ऑप्ट करेंगे। तो या तो अगर कुछ नहीं आता होगा, जैसे ये आपको आना चाहिए कि 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ है, और अंतोगत्वा चौथे मैसूर युद्ध में अपने किले को बचाते हुए श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान साहब मारे गए हैं। तो अगर ये नहीं भी आता है तो दोनों में से एक किसी को हमको क्या करना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए था। अगर ऐसे 10 क्वेश्चन होते, 5 मेरे सही होते, 5 गलत होते, तभी भी कुछ मार्क्स हम घर लेकर के जा रहे होते। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? ठीक है, कुछ कुछ लो हैंगिंग फ्रूट, बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये बीपीएससी का ऑलमोस्ट हर दूसरे साल का रिपीटेड क्वेश्चन है। वहीं आरा जगदीशपुर की कहानी है, और बाबू कुंवर सिंह बिहार के थे। वॉरेन हेस्टिंग, ऐसे आपको बताना है कि इनमें इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो ये तो सही है कि दंड संहिता जो है 1860 का है, जिसमें अभी चेंजेस वगैरह भी हुए। दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, जिसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये भी ध्यान में रखेंगे कि भले नाम इस्तेमाल में लाया गया सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन इसका अभी के सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका जो अभी का इंडिया का प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है उसका 1935 के एक्ट से लेना देना है। और इसके पहले आपको चीफ जस्टिस का नाम भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, वो एलिजा एम्पे साहब थे। हाउएवर, ऐसा पहला अंग्रेज जिसने नियमित पुलिस बल की स्थापना की, ये वॉरेन हेस्टिंग न होकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, और इसीलिए भारत में सिविल सेवा के साथ साथ पुलिस सेवा के जनक भी कॉर्नवालिस ही माने जाते हैं। तो 2 और 3 सही हैं और 1 गलत है, राइट। अच्छा, इसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए। अगर एक आपको पता होता ना वॉरेन हेस्टिंग की जगह कॉर्नवालिस वो व्यक्ति हैं, तो भी आप इजिली एलिमिनेट कर लेते। ऐसे ऑप्शन ढूंढने जिसमें 1 ना रहे, राइट, तो भी आप बी तक करेक्टली पहुंच जाएंगे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में एक ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं, एक ऐसे आर्मी कमांडर रहे हैं जिनको उनके मित्र ने धोखा दिया। मित्र ने बता दिया कि एग्जैक्टली कहां पर ये छुपे हुए हैं और कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेजों ने पकड़ के मौत की सजा सुना दी। तो ये तात्या टोपे साहब है। नाना साहेब द्वितीय जो हैं उनके ये आर्मी कमांडर थे।
इनका ओरिजिनल नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, विच इज आत्माराम रामचंद्र पांडुरंग। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके कालखंड में हुई है? तो सबसे पहली बार 3 प्रोविंसेस में। 3 प्रोविंसेस कौन कौन सी? आपको बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में 3 आपको कॉलेजेस स्टैब्लिश किए गए हैं। और इनको स्टैब्लिश करने के पीछे 1858 के अधिनियम का बहुत बड़ा रोल है। और दैट मीन्स कि ये व्यक्ति कौन से होंगे? तो लॉर्ड कैनिंग होंगे। उसके अगले में देखिए, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किया। और ये भी जानेंगे कि भले नाम में हिंदू कॉलेज है बट यहाँ पर सेक्युलर आपको नॉलेज दिया जाता था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर खास एम्फेसाइज किया जाता था। यहां देखेंगे क्या लिख रखा है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? तो पुर्तगाली थे, ये सही होगा। उसके अगले में देखेंगे, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कभी कब्जा नहीं किया, नहीं कब्जा किया था, उन लोगों ने भी इसको एक्वायर कर रखा है। तो दैट मीन्स अगर ये फैक्ट भी आपको पता होगा तो 3 देखेंगे कहां कहां पर नहीं है, 3 जगह एलिमिनेट कर देंगे, ए आपका आंसर हो जाएगा। इस पेपर को ऐसे बताने का मकसद ये भी है कि कई बार आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हमको एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, बट बिलीव मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन न होते हुए भी ना, अगर नियर अबाउट भी का भी आपके पास इंफॉर्मेशन है तो बहुत सारे क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। और ये सारी चीजें तभी काम आएगी जब आपने इतने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि 100 क्वेश्चन हमको एब्सोल्युटली आते हैं, तब 5, 10, 15 क्वेश्चन में इस स्ट्रेटजीज को अगर अख्तियार करेंगे तो एक्स्ट्रा कुछ 5-10 मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब ये आपका पॉकेट खर्च होता है। अगर एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू ना आप पॉकेट खर्च के लिए कुछ मार्क्स निकाल सकते हैं, इसको कभी अपना सैलरी नहीं बनाना होता है, राइट। रैयतवाड़ी से संबंधित देखिए क्या लिख रखा है कि लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे किया जाता था। रैयत मतलब ही आपको किसान से संबंधित टर्म है। तो यहां पर जहां पर अंग्रेजों को बड़े जमींदार नहीं दिखे, बहुत फर्टाइल लैंड नहीं दिखा, वहां सीधे लोगों से कांटेक्ट किया गया। लोगों से कांटेक्ट किया गया होगा, इन लगान भी वो लोग डायरेक्ट देते होंगे। बदले में सरकार ने क्या किया होगा? रैयतों को पट्टे दिए होंगे, वो भी दिया गया। उसके अगले में देखेंगे कि कर लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जाता था। तो ऑफकोर्स आप मूल्यांकन करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि किस एग्जैक्ट जगह पर कितना आपको टैक्सेशन वगैरह वसूलना है। फिर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके अगले में देखेंगे कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक चला है? तो एक किसी पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग बात कर रहे थे कि 1911 में क्या किया गया है, दिल्ली का एक शाही दरबार लगाया गया है, वहां कर्जन अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और बंगाल विभाजन को निरस्त करने के साथ साथ क्या किया गया है, कैपिटल को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। किंग जॉर्ज पंचम की ना बहुत सारी मूर्तियां आपको लगाई गई हैं यूपीएससी में हिंदी माध्यम की तैयारी करने के लिए। मुखर्जी नगर एक जगह है दिल्ली में जो कि काफी प्रसिद्ध है, उसी के 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द आप देखेंगे तो एक पार्क है, ठीक है, निरंकारी कॉलोनी के पास, और वहां किंग जॉर्ज पंचम की बहुत सारी मूर्तियां वगैरह लगाई गई हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन मूर्तियों को लगाया जाना था एक्चुअली में शाही दरबार में, उनको पॉलिश वॉलिश करने का काम यही किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया? तो दादा भाई नौरोजी भी क्रिटिसाइज करते थे, आरसी दत्त भी करते थे और सुब्रमण्यम अय्यर भी करते थे। दैट मीन्स राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होता है और इसका मुख्य रीजन क्या था? तो इसका मुख्य रीजन था ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने में नरम पंथियों की क्षमता में चरमपंथियों की आस्था की कमी। इस बार हाल फिलहाल में देखेंगे बीपीएससी ने नरम पंथियों के क्रेडेंशियल, उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर के मेंस में क्वेश्चन पूछ रखा है। हाउएवर जो गरमपंथी लोग थे, लाल बाल पाल, जैसे लाला लाजपत राय साहब हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक साहब हो गए, इनका कहना था कि आप लोगों के जो सो कॉल्ड वेरी सॉफ्ट मेथड्स हैं उनसे देश को कभी स्वराज नहीं मिलेगा। आप केवल 3 पीस तक अपने को सीमित रख देंगे। आप प्रे करते हैं, अंग्रेजों से भीख मांगते हैं, पेटिशन देते हैं, याचना पत्र दायर करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। और वो प्रोटेस्ट भी आपका बहुत सॉफ्ट होता है, राइट।
तो इन्हीं स्ट्रेटजीज के कारण देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा एंड दिस वाज द एग्जैक्ट रीजन की सूरत स्प्लिट हमको देखने को मिलता है। उसके अगले में देखेंगे कि आर्थिक दृष्टि से 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश शासन का एक परिणाम क्या हुआ है कि भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया है, राइट। भारत को यूनाइटेड किंगडम की एक कॉलोनी बना दिया गया है जो कि उन सारी फसलों को कॉमर्शियल लेवल पर क्या करेगा, उपजाएगा, जो यूनाइटेड किंगडम की फैक्ट्रीज का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे नील वगैरह हो गया, कपास हो गया, और बदले में हमको क्या मिल रहा होगा, वही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मिल रहा होगा ऊंची कीमतों पर। हमारे यहाँ जहां पर खाद्यान्नों की खेती की जाती थी उसके अंतर्गत कुल एरिया घट गया और इसके कारण भी 19वीं सदी में, आपको 20वीं सदी में बड़े बड़े इंडिया में फेमीन या अकाल देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर 125 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर्स ऑफ द हिंद मजदूर सभा, जो 1948 में स्टैब्लिश किया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित रहा होगा, तो मजदूरों के वेलफेयर की बात करता होगा और इससे संबंधित व्यक्ति रहे अशोक मेहता साहेब, रामानुजम साहेब और जी मेहता साहेब। तो राइट आंसर होगा डी। उसके अगले में देखिए 127 में क्या लिख रखा है कि तीन आपको ऑर्गेनाइजेशन, तीन आंदोलनों के नाम दिए गए हैं और तीन आंदोलनों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें आपको क्या है, तो आपको करेक्टली मैच्ड है। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन ये गांधी जी का है, सही है। अखिल भारतीय किसान सभा आपको पता ही है स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब का है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट आपको रामास्वामी नायकर साहब के द्वारा चलाया गया है। राइट आंसर फिर 127 का आपको डी हो जाएगा। उसके अगले में देखेंगे कि कौन सा नेता दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत में यकीन नहीं करता था। देखिए अभी तक ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट तरीके से पूछा गया है कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की थ्योरी किनकी है, तो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी गई है आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हाउएवर अंग्रेजों के चढ़ावे में आकर के, अंग्रेजों के उकसाने में आकर के सर सैयद अहमद खान साहब ने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ को क्रिटिसाइज किया है। इससे संबंधित एक और फैक्ट जानेंगे कि जब 1857 का महाविद्रोह हो रहा था तो ये बिजनौर में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सदर अमीन के पद पर थे, जो जमीन की माप वगैरह से संबंधित एक पोस्ट होता है। राइट आंसर आपको डी होगा। उसके अगले में देखिए 4 बुक्स का नाम लिख रखा है और 4 आपको व्यक्तियों का नाम लिख रखा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी साहब ने हिंद स्वराज लिखा ही है, सुभाष चंद्र बोस साहब ने द इंडियन स्ट्रगल लिखा है और लाला लाजपत राय ने ऑटोबायोग्राफिकल लिखा है। इसमें बहुत सारे आपको यूरोपियन नेताओं की इसमें जीवनी वगैरह उन्होंने बताई है कि हम किन किन से इंस्पायर्ड हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और फिर 1 2 3 हो जाएगा। उसके अगले में आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, असहयोग आंदोलन के कारण क्या हुआ है। पहला चीज तो जानेंगे, असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ करके गांधी जी ने लॉन्च किया, तो हिंदू मुस्लिम एकता तो जरूर इसका वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट रहा हुआ है। आंसर में आपको 2 ढूंढना है, 2 आप देखेंगे कि डी ऑप्शन में नहीं है तो इसको बाहर कर देंगे, सी को भी बाहर कर देंगे और इस चीज को देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार की भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने की इच्छा, ये मूवमेंट का जो इमीडिएट कॉज था, जो गांधी जी ने बोला था 1 साल के अंदर स्वराज, वो फेल हो गया। तो अगर मूवमेंट ही फेल कर गया तो फिर अंग्रेज क्यों आपको रियायतें देंगे, तो 4 नंबर को ऑप्ट आउट कर देंगे। फिर बच गई चीजें कौन सी, तो 4 को अगर आपने जहां एलिमिनेट किया वैसे ही आपको आंसर बी मिल जाएगा, ठीक है। इन कुछ क्वेश्चंस को हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक के हिसाब से इसीलिए करा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि आपको एब्सोल्यूट आंसर ना आता हो, बट फिर भी इनके एग्जैक्ट आंसर तक आप पहुंच पाए। 1934 का पूना पैक्ट हम लोगों ने अभी बात किया था, 71 सीटें दी जा रही थी, गांधी जी 147 ऑफर करते हैं, हाउएवर ऑन 1 कंडीशन कि जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम होगा विथ रिजर्वेशन फॉर हरिजन। तो राइट आंसर क्या होगा, डी।
132 क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? इसी कारण किया गया था कि 1+6 का ये आपको कमीशन था, टोटल 7 सदस्य थे, सातों में से कोई भी भारतीय नहीं थे, ठीक है। 1927 का बनाया गया, इंडिया आया 1928 और फाइनली इसने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में। और इसके रिपोर्ट के आधार पर ही आप देखेंगे ना कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, उनका आयोजन किया गया है 1930 और फिर 1931 से वो कहानी। इल्बर्ट बिल को सुलझाने में रिपन असफल रहे, ठीक है ना। ये इल्बर्ट बिल क्या था कि किसी अंग्रेजों के मैटर में कोई इंडियन जस्टिस कैसे हो सकता है। फिरोज शाह मेहता गांधी जी इनके डाई हार्ट फैन थे, ये उस समय के इंडिया के बहुत बड़े लॉयर थे, जैसे अभी के समय में राम जेठमलानी साहब हुए। गांधी जी इनके बारे में अपनी बुक में लिखते हैं माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कि वो इतने पॉपुलर थे उस समय, लगता था कि जब वो अदालत में बहस वगैरह करते हैं तो उनके डर से छत का प्लस्तर भी जो है सो कि चूना भी जो है वो झड़ रहा है। बदरुद्दीन तैयब जी एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम दे रखा है और इसीलिए फंसाने के लिए नाम दिया गया मुस्लिम लीग का। हाउएवर ये मुस्लिम लीग से कभी नहीं जुड़े, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे। बाकी चीजें सही हैं, तो फिर सही आंसर हो जाएगा, 4 को एलिमिनेट कर देंगे तो 1, 2 एंड 3। उसके अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या लिख रखा है। 1905 में बंगाल के विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों की भूमिका को समाप्त कर दिया। ऐसा कहना सच बहुत करेक्ट नहीं होगा कि जो भी नरमपंथी हैं उनकी पूरी की पूरी भूमिका खत्म कर दी गई। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग अभी भी रेलिवेंट बने हुए थे, तो यही ऑप्शन आपका गलत है। और एसर्शन रीजनिंग में आपको पता होता है कि अगर एक ऑप्शन गलत है तो वो केवल फिर करेक्ट आंसर आपका डी ही हो सकता है। और ये तो सही है ही कि सूरत अधिवेशन में स्प्लिट में गरमपंथी और नरमपंथी अलग हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन के लिए क्यों सहमत हुई है? बिकॉज वो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। नोआखली वगैरह दंगों की हम लोगों ने कहानी देखी और इसी से डर करके कांग्रेस या गांधी जी ने इस चीज को अलाउ कर दिया। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ईश्वर द्वारा भेजे गए एक अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को अपने लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाने में सक्षम करेगा? सुभाष चंद्र बोस साहब थे। दिस वाज द एग्जैक्ट रीजन कि वो जर्मनी वगैरह जाकर हिटलर से मिलते हैं। दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होता है, चाणक्य नीति ये बताती ही है। भारतीय राष्ट्रीय आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी कहां पर एग्जिस्टेंस में आया? तो सिंगापुर में आया, जिसपे उस समय जापान वालों ने कब्जा कर रखा था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह बताया और कारण है कि किसान इसमें बड़ी संख्या में आपको शामिल हुए थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सही है, लिनलिथगो ने बोला है उस समय, चूंकि यही इंडिया को रूल कर रहा था। 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपॉय म्यूटिनी 1857 के बाद सबसे भारी विद्रोह बताया और रीजन भी यही बताया कि किसान इसमें बड़ी संख्या में शामिल हो रखे हैं। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? नहीं, एनी बेसेंट पहली थी, राइट, ये दूसरी महिला थी। सी.आर. दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब वे जेल में थे। 1922 में आप लोगों को पता ही है, गया वगैरह में इनको लीड करने का मौका मिला है। तो 2 सही है, 1 गलत है। इसके अतिरिक्त जो एओ ह्यूम थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज थे, ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही नहीं। तो आप खुद देख लीजिए, 1 और 3 आपके आंसर में कभी ना हो। 1 और 3 चला गया, 1 और 3 चला गया और 3 चला गया, तो बच गया 2 और 4। अल्फ्रेड वेब जो है 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें आपको अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब। और जवाहरलाल नेहरू साहब ने भारतीय जो प्रांत थे जो कि राजाओं के अधीन थे, वहां भी सेम डेमोक्रेटिक राइट्स की डिमांड की। व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किससे संबंधित है? डलहौजी से संबंधित है। मैकडोनल्ड का कम्युनल अवार्ड आप लोगों को पता ही है।
चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का एक्ट लाता है और जो डायरकी या द्वैध शासन के लिए जाना जाता है। और लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर दिया ही था कि अगर इंडियंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोगों को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग ये चीजें आपके बारे में सोचेंगे, डोमिनियन स्टेटस वगैरह आपको देंगे। तो राइट आंसर 2, 3, 1 और फिर 4, तो फिर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1946 में अंतरिम जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है उसको लीड करने का काम किसने किया है? तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने उसको लीड करने का काम किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्ताव किया कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? ये मौलाना हसरत आपको मोहानी साहब का स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्वराज का मतलब ही हुआ ना कि हमारे जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स है उसको भी डिटरमाइन करने वाले व्यक्ति कौन होंगे? हम ही होंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि अगर ये सारी चीजें हमारे लिए हो गई कि विदेशी नियंत्रण से हम लोग अगर मुक्त हो गए तो स्वतंत्रता हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अब देखिए, एक तो क्वेश्चन पूछने का तरीका हुआ 1937 के चुनाव में कहां पर कांग्रेस की सरकार का गठन नहीं हुआ, एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग एक तरह के क्वेश्चन को जब दोबारा अलग लैंग्वेज में फ्रेम किया जाता है तो फंस जाते हैं एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इस बार बहुत सारे क्वेश्चन को ना अलग डायमेंशन से भी पूछ करके बताया गया है कि उस क्वेश्चन का ये भी मतलब होता है। 1935 का जो अधिनियम है उसमें आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में हम बता रखे थे कि पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। इसके अगले में देखिए 3 आपको आंदोलनों का नाम दिया गया है और 3 आंदोलनों के बारे में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से आंदोलन में आपको गांधी जी के साथ कौन कौन से व्यक्ति सक्रिय रूप से जुड़े हैं। तो चंपारण में राजेंद्र बाबू मिले हैं, सही है। खेड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको मिले हैं, ये भी सही है। हाउएवर अहमदाबाद में आपको मोरारजी देसाई से इनकी भेंट नहीं होती है एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन की राइट आंसर वुड बी सी। 1929 में भारतीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किसकी थी जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रस्ताव अपनाया गया? ये आपको जवाहरलाल नेहरू साहब हैं और रावी नदी के किनारे ये हुआ है और इसी में डिसाइड किया गया है कि आपको 26 जनवरी 1930 को क्या किया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि हम लोगों ने अपने संविधान को भी इसी 26 जनवरी की तारीख से अपनाया। उसी दिन हम लोग रिपब्लिक बने, गणतंत्र बने और गणतंत्र कहने का सीधा सा मतलब ये होता है कि हमारा जो हेड होता है, ऑफिशियल हेड होता है, वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है, न कि वहां पर कोई सा भी मोनार्की चलती है। गांधी जी ने सबसे पहले निम्नलिखित में से कहां अपना सत्याग्रह शुरू किया? तो याद रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह 1917, राजकुमार शुक्ल कोई मुरली भरा वहां के रहने वाले थे, वो गांधी जी से मिलते हैं, नील किसानों की दुर्दशा के ऊपर ध्यान आकर्षित करते हैं और फिर गांधी जी यहां पर आते हैं। एक बुक है न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ये किनकी लिखी हुई है? तो ये आपको अरविंदो घोष साहब की किताब है, उस पर ध्यान देंगे। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां आयोजित किया गया? तो ये बॉम्बे में किया गया। और इसके अतिरिक्त ये भी जानेंगे कि अरुणा असफ अली को किस चीज के लिए जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत होकर के इन्होंने रेडियो का संचालन किया है, गुप्त मैसेजेस आपको जो भी क्रांतिकारी वगैरह थे उन तक पहुंचाया है। तो ये क्वेश्चंस थे इस टेस्ट के और इन आखिरी के 20, 25, 30 क्वेश्चंस में ना हम आपको थोड़ा ये भी समझाने का प्रयास किए हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक को अगर आप इस्तेमाल में लाएंगे तो किस तरीके से आप बहुत कम नॉलेज के आधार पर, कम इंफॉर्मेशन के आधार पर भी पेपर को ठीक ठाक सेटिस्फैक्टरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है।